नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस देखने की कोशिश करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही है और ये सारी लोकेशंस भारत से बिलोंग करती है। उसके अलावा हम लोग इन्हें एमसीक्यूज के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे ताकि इन्हें याद रखने में आपको आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ जो आपको पिछले हफ्ते दिया गया था। तो सवाल था, केरल के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में मंकी मलेरिया का पहला मामला सामने आया है? मंकी मलेरिया का पहला मामला किस अभयारण्य में सामने आया है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य एंड साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी मंकी मलेरिया की तो आपका ये मामला अरलम वन्यजीव अभयारण्य में सामने आया है। आप इसके मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि केरला के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे कहीं पे आपको ये अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जो यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया है कि चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मंकी मलेरिया का पहला मामला सामने आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। हिमालयी ग्लेशियरों और उनके स्थान के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से सुमिलित है? एक तरफ आपको हिमालय के ग्लेशियर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको कुछ स्थान दिए गए हैं, सियाचिन, चुंगफर, जेमू, गशेरब्रम। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सामने इनसे मैच खाते हैं कि नहीं। सबसे पहले देखते थे सियाचिन नुब्रा घाटी क्षेत्र। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम सियाचिन की बात करते हैं ये नुब्रा वैली रीजन है और यहाँ पे कहीं ये ग्लेशियर पड़ता है सियाचिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बिल्कुल सही तरीके से मैच है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं ये ठीक है। फिर चुंगफर की अगर बात करें तो आप यहाँ देखेंगे चुंगफर आपको यहाँ लद्दाख के इस क्षेत्र में यहाँ पे कहीं मिलता है। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, लद्दाख के इस क्षेत्र में ये ग्लेशियर मिलता है, जबकि हमें दिया गया था कि ये कुमाऊं और गढ़वाल में कहीं पाया जाता है। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। तो सियाचिन वाला सुमेलित है और चुंगफर नहीं है। ठीक है, फिर जेमू की बात की जा रही है। जेमू मध्य नेपाल क्षेत्र नहीं, ऐसा नहीं है। जेमू जो है आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में पाएंगे कि ये यहाँ सिक्किम में कहीं लोकेटेड है यहाँ पे, एंड ना कि नेपाल में। ठीक है, और वैसे भी ये बोल रहे हैं मध्य नेपाल के क्षेत्र में, तो बिल्कुल ही एकदम दूर दूर क्षेत्र है, कोई लेना देना ही नहीं है इनका। फिर आप आएंगे अगले वाले पे जो कि है गशेरब्रूम। जब हम गशेरब्रूम की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा कहीं यूं कहें कि लद्दाख के क्षेत्र में, या फिर इसके ये कहें कि जो ट्रांस हिमालयाज के क्षेत्र है वहां पे मिलता है, जबकि पीर पंजाल में ये नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आप इस मैप में देखिए, जब हम लोग बात करते हैं गशेरब्रूम की तो ये यहाँ पे मिल रहा है लद्दाख में, यह कहीं ऊपर उत्तरी भाग में पाया जाता है। पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल यहाँ कहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के आसपास नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये भी गलत है। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है और केवल एक जो है पहला वाला ये सही है, सियाचिन वाला। सो ऑप्शन एक जो है वो वाला आपका सही उत्तर होगा। सियाचिन ग्लेशियर चर्चा में इसलिए था क्योंकि आपको पता होगा कि 1984 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो उसके 40 साल पूरे हुए, इसकी वजह से ये चर्चा में था। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उमलिंगला दर्रा निम्नलिखित में से कहां स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के पास, नुब्रा घाटी के दक्षिण में, गिलगित के पश्चिम में, देमचोक क्षेत्र के पश्चिम में। ठीक है, अब हम उमलिंगला की बात करें तो ये दर्रा अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे एक ड्रोन की टेस्टिंग की गई थी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं उनकी टेस्टिंग की गई थी, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। तो यहाँ पे देखिए, इसकी लोकेशंस की अगर बात करें तो आप पाएंगे कि ये यहाँ पे देमचुक एरिया पड़ता है, उसके पश्चिम में ही है। ठीक है, आप अगले मैप में अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देखेंगे ये देमचुक यहाँ पे है और इसके पश्चिम में यहाँ पे उमलिंगला पास पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए उमलिंगला जो है, यहां से एक रोड गुजरती है जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये क्वाइट फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देमचोक क्षेत्र के पश्चिम में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर बात करें इस मैप की तो आप पाएंगे यहाँ पे एक दौलत बेग ओल्डी जो है एरिया दिया गया है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारी एक हवाई पट्टी है। ठीक है, जो कि हमारे अगर कोई मिलिट्री मूवमेंट होती है तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे हमारी सेना को सप्लाई करने में, डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा आपको पता होगा गलवान तो काफी चर्चा में रहता है बिकॉज ऑफ यू कैन से चाइनीज एग्रेशन की वजह से। यहाँ पे आपको पता है कि 2020 में इशू हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ये जो रोड आपको दिख रही है ये आपकी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है। इस रोड की वजह से चाइना को बड़ा परेशानी होती है। चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पे ये रोड हो क्योंकि ये रोड आपको डायरेक्टली दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्ट करती है। ठीक है, इसकी वजह से ही ये गलवान पे इन्होंने इशू क्रिएट किया था। ठीक है, अगला आप देखेंगे यहाँ पे हॉट स्प्रिंग एरिया है,
ठीक है। पेंगोंग सो लेक है, पेंगोंग सो लेक कुछ इस तरीके से है, यहाँ से थोड़ी स्टार्ट होती है और ये यहाँ चाइना, अगर हम देखें कि इधर चाइना में भी पाई जाती है, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट जो है पेंगोंग सो का इंडिया के अंदर है और बाकी जो है चाइना के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा चुसुल वैली जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, चुसुल के अंदर हमारी मिलिट्री टॉक्स वगैरह भी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा ये देमचुक का एरिया है और यहाँ पे ये चुमार वाला एरिया जो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पासेस दिए गए आपके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें से काफी सारे पास हैं जो हमने चर्चा में पहले बात कर चुके हैं इनके बारे में, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें कि खारदुंगला की बात कर चुके हैं, जोजिला की बात कर चुके हैं, पेंसिला की बात कर चुके हैं, बुर्जिल पास की पास बात कर चुके हैं, पीर पंजाल की, बनिहाल की, बारालाचाला, इन सब की बात कर चुके हैं। लेकिन एक बार आप इनसे गो थ्रू कर दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पेनिनसुलर इंडिया के भी कुछ पासेस हैं, कुछ दर्रे हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य भारत में एक जलाशय है। यह स्थल एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसे मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, यह मध्य भारतीय हाईलैंड्स में सतपुरा टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। अब हमें ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, हमें पूछा गया कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। आप देखिए, उपयुक्त कथन संदर्भित करते हैं, किसके संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। हीराकुंड जलाशय, हरिके आर्द्र भूमि, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या फिर तवा जलाशय। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सतपुरा के आसपास है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तवा जलाशय एक ऐसा है जो आपके इन सब शर्तों को पूरा करता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सतपुरा का एरिया है और यहाँ आप पाएंगे ये तवा जलाशय यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक तवा डैम भी है, तवा नदी भी गुजरती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये अभी रिसेंटली आपको पता होगा, रामसर साइट्स की बात करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। तो ये रामसर साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी भारत में कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ रामसर साइट्स दी हुई है। ये फोटो थोड़ा पुराना है इसलिए इसके अंदर कुछ साइट्स मिसिंग हो सकती है, लेकिन प्रोमिनेंट सारी साइट्स यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो रिसेंट साइट्स है वो आप जाकर के इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पोर्ट ब्लेयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में केंद्र ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री नर्मदापुरम कर दिया है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश नौसेना सर्वेक्षक आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1970 के दशक में के अंत में अंडमान द्वीप समूह का पहला गहन सर्वे या सर्वेक्षण किया था। यह शहर दक्षिण अंडमान द्वीप के पहाड़ी दक्षिण पूर्वी अंडमान सागर तट पर स्थित है। तो हम इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहली बात कि हालांकि ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया, पोर्ट ब्लेयर का रिसेंटली जो है नाम चेंज किया गया। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है आपके अंडमान द्वीप के आसपास, ठीक है। और यूं कहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो ये उनकी राजधानी है, ठीक है। दूसरी बात, इनका नाम बदल करके क्या किया गया? इसका नाम बदल करके किया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि ये बात कर रहा है श्री नर्मदापुरम की, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा है, पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश नौसेना अधीक्षक आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पे रखा गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तीसरा है, यह शहर दक्षिण अंडमान द्वीप के पहाड़ी दक्षिण पूर्वी अंडमान सागर तट पर स्थित है। आप यहाँ पे मैप देख लीजिए, मैप में आप पाएंगे कि ये जो है एरिया ये पोर्ट ब्लेयर का है। तो ये अंडमान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम अभी बदल दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इस जगह की बात करें तो आप देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह अगर पूरा देखें तो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाली चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग अलग करती है। अंडमान अपने आप में बहुत सारे समूहों में डिवाइडेड है, जैसे कि उत्तरी अंडमान है, मिडल मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जब हम बात करें कि जो निकोबार आइलैंड है वो भी आपस में ऐसे डिवाइडेड है, कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट भारत की टेरिटरी का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है। आपने सुना होगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु है। जबकि पूरी टेरिटरी की बात करें तो उसमें अंडमान एंड निकोबार भी आता है। अंडमान निकोबार जब आते हैं तो फिर दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये फोटो दी हुई है आपकी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर की, जिनके नाम पे पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था और इसे बदलने की बात की गई है, ठीक है। अब आते हैं वापस सवाल पे।
तो आप यहां देखेंगे कि आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, तो दो स्टेटमेंट आपके सही हुए। ऑप्शन बी जो है वहां पे आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल 5वां। सरदार सरोवर बांध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, यह गुजरात के केवड़िया में साबरमती नदी पर बना हुआ एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। तीसरा है, यह नर्मदा घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। चौथा है, गुजरात में नर्मदा मुख्य नहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई पंक्तिबद्ध नहर है। ठीक है, यहां पे पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें, यह गुजरात के केवड़िया में साबरमती नदी पर स्थित है। सबको पता है कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है और पहला ही स्टेटमेंट आपका उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका उत्तर है। बाकी आप दूसरे स्टेटमेंट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे भी नर्मदा की बात हो रही है, यहां पे भी नर्मदा की बात हो रही है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से या तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन गलत तो कोई हो नहीं सकता। और मुख्य तौर पे अगर आप देखेंगे कि अगर नर्मदा की ज्यादा बात हो रही है तो यहाँ पे साबरमती का कोई लेन देना है नहीं वैसे। हालांकि ये भी चर्चा में इसलिए था कि रिसेंटली यहाँ पे आसपास के कुछ गांव हैं जो पानी की वजह से डूबने की कगार पर है, तो वहां पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उन्होंने कहा है कि इस पानी को थोड़ा छोड़ दिया जाए ताकि गांवों को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये योजना गुजरात के अंदर है। ये जो आपको लाल लाइन दिख रही है ये आपकी नर्मदा मेल कैनाल है, ये नहर है। ठीक है, अब इस नहर से या फिर जब बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे आपका एक बांध है सरदार सरोवर डैम, और इसकी वजह से यहाँ बिजली भी उत्पादित की जाती है। ठीक है, और जो ये बिजली बनेगी, इस बिजली को 3 राज्यों के साथ आप यूं कहें कि साझा किया जाएगा। एक तो गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा जो भी इस पानी से या इस कैनाल नहर से जो सिंचाई की जाएगी, वो सिंचाई जो है उसका लाभ 2 राज्य उठा पाएंगे, एक गुजरात और दूसरा राजस्थान। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो बिजली बनेगी, बिजली का लाभ उठाने वाले 3 राज्य है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई गुजरात और राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ, यहाँ पे हमने कुछ बातें थी जो हमने कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ी कोरवा जनजाति जो हाल ही में खबरों में थी, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा या कर्नाटक? ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति। अब यहां पे ये चर्चा में इसलिए था कि कुछ वक्त पहले महुआ पानी गांव, महुआ पानी ये गांव का नाम है, और ये गांव जो है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे पहली बार बिजली पहुंची, आजादी के बाद पहली बार यहाँ बिजली पहुंची। और ये कैसे पहुंची आपको पता होगा कि भारतीय सरकार की प्रधानमंत्री जन मन योजना है, और जन मन योजना के तहत यहाँ पे पहली बार बिजली पहुंची है, तो छत्तीसगढ़ आपका सही उत्तर होगा। और यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा एक पीवीटीजी ग्रुप है। पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो है। भारत में ऐसे 75 ऐसे ग्रुप्स हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चर्चा न्यूज में क्यों था, वो बताया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले आजादी के बाद पहली बार यहाँ पे अब बिजली पहुंची है या इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। ये फोटो दी गई है पहाड़ी कोरवा ट्राइब वालों की। यहाँ पे आगे देखेंगे कि ये जनरली आपको छत्तीसगढ़ के इस एरिया में, उत्तरी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यह गांव जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित है, जहां पहाड़ी कोरवा जनजाति के 100 से अधिक पीवीटीजी परिवार रहते हैं। ठीक है, यह परियोजना प्रधानमंत्री जनमन योजना का हिस्सा है, जिसमें पीवीटीजी बस्तियों के विकास के लिए यह शुरू की गई थी। ठीक है, यह इस योजना के तहत उत्तरी छत्तीसगढ़ में 54 पहाड़ी कोरवा बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये भी फैक्टर है, इस योजना के तहत इनको कनेक्टिविटी भी मिलेगी और दूसरा यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिसिटी भी मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदराबाद शहर दक्कन के पठार पर स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी, जो 1713 से 1721 तक मुगल सम्राटों के अधीन दक्कन प्रायद्वीपीय भारत के वॉइसरॉय थे। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये यहाँ पे मुगलों की संरक्षण में यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे हैदराबाद चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में हैदराबाद लिबरेशन दिवस या फिर यूं कहें कि हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया था 12 सितंबर को। ठीक है, 1948 में 12 सितंबर के आसपास एक ऑपरेशन चलाया गया था।
ठीक है, ऑपरेशन पोलो। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद शायद पाकिस्तान से मिल जाएगा, तो इसलिए वहां के निजाम को काफी कन्विंस करने की कोशिश की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी कोशिशें की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लेकिन वहां की जनता जो है वो भारत के साथ आना चाह रही थी। इसकी वजह से वहां पे एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ठीक है, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था, इसको पुलिस एक्शन कहा जाता है, बेसिकली पुलिस एक्शन। और उसके बाद इसके तहत जो है हैदराबाद को भारत में हैदराबाद का विलय कर दिया गया था, जो कि हुआ था 12 सितंबर को। ठीक है, इसकी वजह से हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और अभी हाल ही में मनाया गया था, जिसकी वजह से हमने ये सवाल बनाया। यहाँ पे बोला जा रहा है हैदराबाद शहर दक्कन के पठार पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तेलंगाना में स्थित है यहाँ पे, और तेलंगाना का ये एरिया जो है दक्कन प्लेटियो पे या फिर दक्कन के पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर यहाँ पे ये पाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, 8वां, और ये आखिरी सवाल होगा हमारा। बाइसन घाटी जो हाल ही में हजारों नील कुरंजी पौधों के विनाश के कारण चर्चा में थी, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। ठीक है, बाइसन घाटी की बात करें तो आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे कि ये केरल में स्थित है। ठीक है, ये केरला के इस पर्टिकुलर एरिया में बाइसन घाटी स्थित है। और अभी हाल ही में यहाँ पे इन पौधों के साथ, और यूके से ये जो यहाँ पे पुष्प होते हैं नील कुरंजी के, इनको यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। नील कुरंजी की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, नीलगिरी। नीलगिरी नाम फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ये पौधे होते हैं, ये इनके रंग की वजह से इस एरिया को ये नाम दिया गया है। ये पौधे आप यूं कहें 1 साल से 16 साल की इनकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, फ्लावरिंग साइकिल होती है। अमूमन तौर पर 12 सालों में एक बार इनमें फूल लगते हैं, और जब इनमें फूल लगते हैं तो इस पूरी एरिया में, नीलगिरी के इस एरिया के अंदर आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि एक नीली चादर बिछी हुई है, जिसकी वजह से इस एरिया को नाम दिया गया है नीलगिरी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है, केरला। अगर आप इस पुष्प की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। नील कुरंजी या कुरिंजी बैंगनी नीले फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये झाड़ियां समूह में फूल पैदा करती है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इस अनोखे दुर्लभ पौधे का पुष्प चक्र 1 से 16 वर्ष तक का होता है। नील कुरंजी सबसे प्रमुख फूल है, और यह जब यह खिलता है तो पूरी पहाड़ी बैंगनी नीले रंग से एक खूबसूरत कालीन की तरह दिखती है, जो इस स्थान को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है। और जब हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, नीलगिरी, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीला पर्वत, क्योंकि जो गिरी वर्ड यूज किया जाता है वो पर्वत के लिए किया जाता है। नील का मतलब आपको पता है कि या फिर यूं कह सकते हैं ब्लू जो कलर होता है उसको नील भी कहा जाता है, इसीलिए नील कुरंजी की वजह से इसको ये नाम मिला है, नीलगिरी। ठीक है, तो ये हो गया नील कुरंजी के बारे में बात। ऑप्शन हमने देख लिया था, इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी है, केरल। ठीक है, बाइसन घाटी जो है वो केरल में स्थित है। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, भारतीय ग्रे वुल्फ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है जो दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पाई जाती है। दूसरा है, भारतीय भेड़िया झाड़ियों, घास के मैदानों और अर्ध शुष्क देहाती कृषि पारिस्थितिक तंत्रों वाले क्षेत्रों में निवास करता है। आपको इन दोनों में से जो सही स्टेटमेंट है उनका चुनाव करना है और सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।